हेलो दोस्तों, मैं सुहेल कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत कर रहा हूं। विटामिन की हमारी श्रृंखला चल रही है। उस विटामिन की श्रृंखला में हम आगे बढ़ेंगे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमने चालू कर दिया है। B1, B2, B3, B5 हम पढ़ चुके हैं। अब अपन बढ़ते हैं आगे। ठीक, अब अपन शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की विटामिन B6। विटामिन B6 की यदि बात की जाए तो इसका रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। याद करो, अपन रासायनिक नाम, केमिकल नेम सब शुरू में पढ़ लिए थे। इसका रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। यदि अपन बात करते हैं इसकी डिस्कवरी या इसकी खोज की, तो इसकी डिस्कवरी या खोज जिस साइंटिस्ट ने की है उन साइंटिस्ट का नाम है पॉल जियोर्जी। पॉल जियोर्जी। जब भी केमिकल नेम या साइंटिस्ट का नाम पढ़ो तो वीडियो रोककर पुराने वाले रासायनिक नाम, अन्य विटामिन के और वैज्ञानिक का नाम रिवाइज कर लिया करो, रिवीजन कर लिया करो, तो वो चीजें याद रहेंगी। विटामिन B6 का पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना। यह हमारे शरीर में आरबीसी के निर्माण में, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी के निर्माण में मदद करता है। अब बात आती है कि आरबीसी का निर्माण मतलब क्या, कैसी कहानी। तो आपको याद होगा अपन ने पढ़ा था रेड ब्लड कॉर्पसल्स, लाल रक्त कणिकाएं, जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन करती हैं। जिस टिश्यू में ऑक्सीजन की जरूरत है ऑक्सीजन पहुंचाना, जहां कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है उसको वापस लाना, ये सब काम जो करता है वो होता है आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। उसको बनाने का जो काम है वो करता है विटामिन B6। उसको बनाने के लिए आयरन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, B6, B9, B12 सब कुछ चाहिए जो उसके फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, ये याद रखना। तो डिसीज जो है वो याद करने में समस्या नहीं आएगी। आरबीसी से रिलेट करोगे तो उसकी बीमारी निकाल लोगे। ठीक, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये जो विटामिन होता है, ठीक, ले लें स्क्रीनशॉट। ये विटामिन B6 जो है ये सपनों को याद रखने में मदद करता है। ठीक, मतलब एक मिनट में इसको समझाता हूं, थोड़ा सा लिख लूं मैं पहले। ये जो विटामिन है ये हमारे शरीर में सपनों को याद रखने में, ये पॉइंट याद रखेंगे, याद रखने में मदद करता है। मान लो अपन कोई सपना देखते हैं, नींद खुली उठी और अपन को याद है कि यार ये सपना हमने ऐसा ऐसा देखा, ये ऐसा हुआ, तो वो जो है वो कौन नियंत्रित करता है? B6। सपनों को याद रखने में मदद करता है, इसीलिए इस विटामिन को कहा जाता है ड्रीम विटामिन। इसीलिए इसे कहा जाता है स्वप्न विटामिन, या इसे हम कहते हैं ड्रीम विटामिन। ठीक है, चल अब थोड़ा सा समझो। जब हम सपने देखते हैं, ठीक, याद रखना, जब हम सपने देखते हैं तो उस समय हमारे ब्रेन का जो भाग काम करता है वो होता है सेरिब्रम। सुना होगा ये टर्म आपने, या इसे अपन हिंदी में क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क। ठीक, और फिर जब हमें इस सपने को, ये जो हम ड्रीम या सपना देख रहे हैं, हमें इस सपने को याद रखना है, तो इस सपने को याद रखने का जो काम है वो करता है सेरिबेलम, या जिसे हम कहते हैं अनुमस्तिष्क। फर्क समझना। यदि आपसे पूछा जाए कि सपने देखते समय मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा कार्य करता है, तो आपका आंसर होगा सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क। लेकिन हम जो सपने देख रहे हैं उन सपनों को याद रखने में कौन मदद करता है? तो वो होता है सेरिबेलम। तो घुमा के पूछेगा आपसे, सेरिबेलम का संबंध किस विटामिन से है? तो सेरिबेलम का संबंध होता है विटामिन B6 से।
ये पर्टिकुलर नाम से आएगा तो सेरिबेलम। अनुमस्तिष्क का संबंध किस विटामिन से है? विटामिन B6। ठीक, और सपनों को याद रखता है, इसलिए इसे क्या कह दिया जाता है? ड्रीम विटामिन, या इसे हम कहते हैं स्वप्न विटामिन। ठीक, ले लें इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अपन देखते हैं स्रोत, सोर्सेस। जिस सीक्वेंस से पढ़ते आ रहे हैं ना, बिल्कुल अपन आराम से आप पढ़ते चलो, मजा आएगा। बहुत सरल है ये सब चीजें, बस याद करो ज्यादा से ज्यादा फैक्ट तो अच्छा रहेगा। ठीक, तो यहां पर अपन देखते हैं स्रोत, सोर्सेस। तो अब स्रोत जो है, जैसे इसका सब अच्छा स्रोत जो है वो है बादाम। ठीक, फिर पालक, टमाटर, सबका अपना फेवरेट साबूदाना, साइकस साबूदाना। अब यहां पर एक स्रोत समझना जो आपको समझने की जरूरत है। इसका एक स्रोत होता है मोलेसिस। मोलेसिस हो सकता है बहुत सारे लोग जानते हो, अच्छी बात है। जो नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं, अभी अपन समझ लेंगे। मोलेसिस जो होता है, ठीक है, इसको आप कुछ लोग समझ जाओ इसलिए मैं बता दे रहा हूं। बहुत सारी जगह इसे कहा जाता है मरी। मैं ये नहीं कह रहा हूं हर जगह, लेकिन बहुत सारे क्षेत्र विशेष में, किसी पर्टिकुलर रीजन में क्या होता है, इसे कहते हैं मरी। गुड़ बनाने की प्रक्रिया आपने सुनी होगी या देखी होगी। एक बड़ी सी कढ़ाई लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, गन्ने का रस डाल दिया जाता है और गन्ने के रस को उबाला जाता है, ताकि गन्ने के रस में जो वाटर मॉलिक्यूल से जल के अणु है वो भाप बनकर अलग हो जाए, और वहां पर जो बचे वो सिर्फ सुक्रोज बच पाए। और वो जो सुक्रोज है वो कैसा रहेगा? सेमी सॉलिड होगा, जिसे हम छोड़ देंगे हवा के संपर्क में आके, वो फिर क्या हो जाएगा? सॉलिड। अब ये जब प्रोसेस चलती है और जब गन्ने के रस को उबाला जाता है, तो उस गन्ने के रस के ऊपर काले कलर की एक परत आ जाती है। अपन क्या कह सकते हैं, एक ब्लैक स्ट्रिप सी लेयर होती है ना, उसको निकाल के और अलग कर दिया जाता है। अब मान लो आप अपने पर्टिकुलर खेत में यदि गुड़ बना रहे हो, तो वो जो काले कलर की लेयर है उसको निकालना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके कारण गुड़ काला हो जाएगा, और काला यदि गुड़ हो गया तो फिर वो मार्केट में जो है बेचेगा नहीं, भैया काला गुड़ है कोई लेगा नहीं। आप जो मार्केट में गुड़ लेते हो उसमें एसेंस केमिकल यूज होते हैं, इसलिए उसका ज्यादा ब्राउन या भूरा रंग दिखता है। तो गुड़ को साफ करने के लिए, उसके कलर को फेयर करने के लिए क्या करते हैं, वो बार बार वो काले कलर की परत निकाल देते हैं। आप कभी शुगर मिल के पास से जाओ तो देखना बहुत गंदी वहां से स्मेल आती है। उन लोग वही करते हैं कि जो मोलेसिस होता है, मरी जो होती है ना, उसको बाहर बहा देते हैं, वो उसका क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो वो इतना ज्यादा महकता है आसपास, बहुत गंदी गंध होती है, उसमें फंगस होता है ना जो ये सब कराता है, तो वो आपके काम का है नहीं। कभी जब फंगस पढ़ेंगे तो बात निकलेगी तो मैं समझा दूंगा। तो ये जो मोलेसिस होता है ब्लैक कलर का, जो हमें गन्ने के रस से प्राप्त होता है, ये मोलेसिस भी स्रोत होता है विटामिन B6 का। तो मोलेसिस याद रखेंगे कहां से प्राप्त होता है, गन्ने के रस से। और खुद ब खुद नहीं, जब गन्ने के रस से गुड़ बना रहे हैं तब हमें क्या मिल रहा है, मोलेसिस। और आपको पता है इस मोलेसिस का भारत में क्या उपयोग है? भारत में सबसे अधिक शराब जो है गन्ने से बनाई जाती है, और उस गन्ने से शराब बनाने में ये मोलेसिस भी मदद करता है। लेकिन अब रिलेट नहीं कर लेना कि शराब पी और पुरानी चीजें याद आ गई इसलिए विटामिन B6 से सपने याद आ जाते हैं। दोनों का कोई रिलेशन नहीं है ना, सिर्फ ये बात निकली तो मैंने बता दिया कि मोलेसिस से क्या बनती है, शराब। बाकी इसका संबंध नहीं है ना इससे कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं यहां पर इसकी कमी से होने वाली रोग। ठीक, हम देखेंगे कमी से होने वाले रोग, डेफिशिएंसी या कमी से होने वाले रोग। यही सीक्वेंस अपन हमेशा पढ़ते आए ना, उसी को फॉलो कर रहे हैं ताकि आपके मन में कुछ बिगड़े ना। अब कमी से होने वाला रोग तो दिमाग लगा के बता सकते हैं, समझना कैसे, मैं हिंट दे रहा हूं, कोशिश करना समझने की।
विटामिन B6 बनाता है हमारे शरीर में आरबीसी। मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके शरीर में विटामिन B6 की कमी हो जाए, तो B6 की कमी मतलब आरबीसी भी कम बनेंगे उसके शरीर में, आरबीसी की भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब जब आरबीसी की कमी हो जाती है यदि किसी व्यक्ति के शरीर में, तो उस बीमारी को कहा जाता है एनीमिया। याद करो, ब्लड पढ़ते समय पढ़े थे अल्प रक्तता, या कभी कभी क्या लिखा रहता है, रक्त क्षीणता। ये जो दोनों परिस्थिति है ये एनीमिया कहलाती है। वो भी कब, जब शरीर में आरबीसी की कमी हो जाए। तो B6 की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है, एनीमिया। जो B6 जो आरबीसी को बनाने में मदद कर रहे हैं, उन सभी की कमी से लगभग जो बीमारी होती है वो होती है एनीमिया। ठीक, चलिए ले ले इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब इसकी यदि अपन कमी देखते हैं तो यहां पर एक टर्म, एक शब्द होता है जिसे आपको समझना है। ये जो टर्म है ये यहां पर वो डिसीज है, असल में उस बीमारी को कहा जाता है कन्वल्जन। ठीक, कन्वल्जन्स नाम से इस बीमारी को जाना जाता है। इसका मतलब होता है मरोड़ पड़ना। हिंदी मतलब में जाओगे ना तो ट्विस्टिंग हो जाना, क्रैम्प होना, ऐंठन होना, मरोड़ होना, इस बीमारी को कहा जाता है कन्वल्जन्स। सन्स है ना, SIONS। तो अब क्या होता है, किसी के शरीर में यदि B6 की कमी हो जाती है तो उस व्यक्ति के शरीर में उसकी जो मांसपेशियां हैं, या जिसे अपन कहेंगे उसकी जो मसल्स होती हैं, उन मसल्स में बहुत ज्यादा ऐंठन हो जाती है, मतलब वो खिंचने लगते हैं, दर्द होता है, और मतलब उसके लक्षण और ज्यादा बढ़ गए तो क्या होगा, सूजन आ जाएगी, फिर उसके चलते नहीं बनेगा, जोड़ों में असहनीय दर्द होगा, ये सब लक्षण होते हैं। लेकिन उसकी शुरुआत होती है पैर में मांसपेशियों में ऐंठन आने से, और उस बीमारी को कहा जाता है कन्वल्जन्स, जो किसकी कमी से होती है, विटामिन B6। ये थोड़ी सी कम जगह आपको मिलेगा, लेकिन पेपर में आया हुआ है, इसलिए इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहे। और जो अच्छी किताब है ना, अच्छी पब्लिकेशन की, उसमें इसका जिक्र हुआ भी है। या आपसे कहा जाएगा मरोड़ पड़ना या मरोड़ पड़ने की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है, तो भी आपका आंसर हो जाएगा विटामिन B6, मतलब पायरिडॉक्सिन। ठीक, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसकी श्रृंखला में अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं विटामिन B7। ठीक, सुना होगा इसका नाम आप लोगों ने जरूर। चलिए अपन पढ़ना चालू करते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में अगला विटामिन, विटामिन B7। ठीक, वही सीक्वेंस चलेगा जैसे चलता आया है। सबसे पहले विटामिन B7 की का रासायनिक नाम, तो इसका रासायनिक नाम होता है बायोटीन। ठीक, उम्मीद कर रहा हूं मैं केमिकल नेम आपको याद होंगे, बायोटीन। यदि इसकी खोज की बात करें तो अब यहां आपको बहुत याद करने की या लोड लेने की जरूरत नहीं है। उसी व्यक्ति ने खोज की है जिसने B6 की खोज की है, और उस वैज्ञानिक का नाम है पॉल जियोर्जी। पॉल जियोर्जी B6 वाले जो थे, उन्होंने भी खोज की है किसकी, विटामिन B7 की। अब B7 का बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट समझे। ये जो विटामिन B7 है, इसमें सल्फर पाया जाता है। इसमें क्या होता है, सल्फर एलिमेंट या तत्व पाया जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा बायोटीन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है, तो वो तत्व होता है सल्फर। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर 16 होता है ना, ये सब केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आगे। फिर यदि हम बात करते हैं तो ये जो विटामिन है जिसमें सल्फर है, ये हमारी बाल और
नाखून के वृद्धि को नियंत्रित करता है। ठीक, हमारे ये जो बाल और नाखून की वृद्धि हो रही है उसे कंट्रोल करने का काम या उसे नियंत्रित करने का काम करता है विटामिन B7। ठीक, फिर आपको याद होगा तो जब अपन पढ़ते हैं सेल, चलो अच्छा मैं इसको समझाता हूं, पहले यहां तक पहुंचे। ठीक, बाल नाखून की वृद्धि करता है B7, उसमें होता है सल्फर। अब नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है उसको समझने के लिए थोड़ा सा अपन को समझना पड़ेगा। यदि आपको याद हो तो जब अपन सेल या कोशिका पढ़ते हैं तो इस सेल, किसी भी सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर है, एनिमल सेल यदि वो है जंतु कोशिका, तो वो होती है सेल मेम्ब्रेन। याद होगा, किसी भी सेल में होने वाले कार्यों को नियंत्रित करने के लिए उसमें क्या होती है, उसमें क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस, या उसे अपन कहते हैं केंद्रक। इस न्यूक्लियस के साथ एक टेप के समान, टेप लाइक स्ट्रक्चर, फीते के समान एक चौड़ी सी संरचना जुड़ी होती है जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंग्लिश में से अपन क्या कहते हैं, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद होगा, अंतः प्रदवीय जालिका। जिसको याद ना आए तो एक बार जाके पुरानी वीडियो में एक नजर मार लेना। ठीक है, जल्दी जल्दी करके देख लेना, समझ जाओगे। अंतः प्रदवीय जालिका, ये जो अंतः प्रदवीय जालिका है ER है, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदुरे अंतः प्रदवीय जालिका। रफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें क्या होता है, राइबोसोम, और राइबोसोम आ गया है मतलब एक इसका फॉर्मेशन करेंगे प्रोटीन का। ठीक, दूसरा जो इसका टाइप होता है वो होता है SER, जिसे हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो SER है, सपाट अंतः प्रदवीय जालिका, इसमें राइबोसोम नहीं है, ये सपाट है। और ये जो SER है ये करता है फैट सिंथेसिस। ये हमारी कोशिका में वसा का संश्लेषण करता है, ये इसका काम है। ये प्रोटीन बना रहा है, ये क्या बना रहा है, फैट, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो SER जब फैट सिंथेसिस या वसा का संश्लेषण करता है तो इसको काम करने के लिए जो स्टिमुलेट करता है, प्रेरित करता है कि भैया तुम जल्दी जल्दी फैट बनाओ, जल्दी जल्दी काम करो, तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो रिपेयर होगी, मरम्मत होगी, आगे बढ़ेगी, तो वो होता है विटामिन B7। और B7 ये सब इसीलिए प्रमोट कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, क्योंकि इसमें क्या सा तत्व होता है, तो इसमें होता है सल्फर, जिसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं S से। ठीक, कोई दिक्कत है यहां पर, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे, इसको आगे समझते हैं कैसी क्या कहानी इसकी। और चलिए, अब यदि अपन बात करें इसके स्रोत या सोर्सेस की, तो मेरे को नहीं लगता कि अब स्रोत में बहुत दिक्कत जाएगी, क्योंकि ये जो बेसिक इसकी चीज है उसको अपन ने पकड़ लिया कि इसमें क्या पाया जाता है, इसमें कौन सी ऐसी तत्व है या ऐसा क्या है जो प्रेजेंट होता है, तो वो होता है सल्फर। तो इस वजह से अपन को अब बहुत ज्यादा दिक्कत होना तो नहीं चाहिए, है ना। बताओ जरा, दैनिक जीवन में हम ऐसा क्या यूज करते हैं, दैनिक जीवन में हम ऐसा क्या यूज कर रहे हैं जिसमें अत्यधिक मात्रा में सल्फर है। सल्फर के कारण याद रखो गंध होती है ना, इसलिए देखना सल्फर को गंधक भी कहा जाता है। सल्फर जहां पर भी होगी उसके कारण एक स्मेल या एक गंध होती है। जैसे अपने घर में जो अपन LPG गैस यूज करते हैं, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये एक नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस है, तो उसमें तो कोई स्मेल नहीं होगी, वो महकेगी नहीं। पता कैसे चलेगा, मीथेन के अलावा कोई भी नेचुरल गैस में स्मेल नहीं होती। तो उस LPG में एक गैस मिलाते हैं जिसका नाम है एथिल मरकैप्टन।
ये जो एथिल मरकैप्टन गैस है इसका फॉर्मूला है CH3CH2SH, है ना, CH3CH2SH। मतलब क्या है, S मतलब क्या है, सल्फर। उस एथिल मरकैप्टन में सल्फर है, उसी सल्फर की गंध के कारण, उसकी इसकी स्मेल के कारण हमें पता चलता है कि हमारी जो गैस है उसमें लीकेज है, उसमें रिसाव हो रहा है। या जो केमिस्ट्री लैब से जुड़े हुए हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनती है पीले कलर की, याद करो, बहुत गंदी जो महकती है, H2S। कई बार उसको सूंघते हैं तो बेहोश भी हो जाते हैं। हमारे साथ जब हम एमएससी में थे ना, तो हमारे साथ एक दोस्त हुआ करता था, वो जो दोस्त था उसके साथ ऐसा ही हुआ था, उसने उस गैस को सूंघ लिया था जिसकी वजह से वो क्या हो गया था, थोड़ा सा। तो अपन कह सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट में, किसी भी तत्व में यदि गंध है तो उस गंध का कारण क्या होता है, सल्फर होता है। ठीक है, अब आप ऐसा दिमाग लगाओ, जो स्रोत जिसमें सल्फर है, तो वो स्रोत जो है बहुत ज्यादा महक रहा है, जिसके कारण मुंह से बदबू आती है, स्मेल आती है, अजीब सा स्वाद हो जाता है। तो यदि वो खा के कोई डकार लेता और महक जाए तो दिमाग ही खराब हो जाता है। याद करो, तो वो चीज क्या होती है, प्याज। उसे अपन कहते हैं अनियन या प्याज, या लहसुन एक और चीज, गार्लिक, या जिसे अपन कहते हैं लहसुन। और एक और पॉइंट याद रखना, चॉकलेट को बनाने के लिए जिस प्रोटीन का यूज होता है, उस प्रोटीन को बनाने में भी सल्फर हेल्प करता है, मदद करता है। इसीलिए अपन कह सकते हैं कि ये जो विटामिन है B7, ये कुछ मात्रा में किसमें होता है, चॉकलेट में भी होता है। ठीक है, इसलिए आप देखना, बहुत सारे आज के समय में आप देखोगे बाल के लिए जो तेल आते हैं या जो शैम्पू आते हैं, उनके ऊपर ऐसा प्याज का चित्र बना होता है और उसमें लिखा रहता है अनियन एक्सट्रैक्ट, या कभी कभी तो सीधे लिख देते हैं अनियन ऑयल। वो इसीलिए लिखते हैं, क्यों, क्योंकि यदि बाल झड़ रहे हैं तो अपन को शरीर में किसकी कमी है, सल्फर की। तो यदि हम प्याज लगाते हैं या प्याज ज्यादा खा रहे हैं, प्याज का एक्सट्रैक्ट बालों की जड़ में पहुंच रहा है, तो हमारे शरीर में सल्फर पहुंच रहा है, और सल्फर जो है वो बालों को वृद्धि करने में मदद करेगा। ठीक, ये मैं सिर्फ और सिर्फ पेपर के दृष्टिकोण से आपको बता रहा हूं, है ना। बाकी यदि हम बात करें तो बाल झड़ने के 30 से 32-35 कारण होते हैं मनुष्य के शरीर में। हो सकता है उसके बाल जेनेटिक हो, इस कारण झड़ रहे हो सकता है उसके बाल जो उसकी जड़ कमजोर हो गई हो, उसके क्रेनियम, कपाल में, स्कल में किसी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन हो गया हो, या हो सकता है उसे किसी प्रकार का घाव लग गया हो, या हार्मोन्स की कोई कमी हो गई हो, कोई मेटाबॉलिज्म प्रभावित हुआ हो। तो बहुत सारे कारण होते हैं बाल झड़ने का। उसमें से एक कारण हो सकता है कि बाल झड़ रहे हैं क्योंकि शरीर में सल्फर की कमी है। यदि सल्फर की कमी के कारण बाल झड़ रहे हैं, तो यदि हम अनियन एक्सट्रैक्ट वाला ऑयल लगाते हैं तो हमारे शरीर में बाल झड़ना कम हो जाएंगे, अपन कह सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, प्याज, लहसुन, ये सब जो है। ठीक, अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, तो अब हम क्या लिखेंगे, कमी से होने वाले रोग, डेफिशिएंसी या कमी से होने वाले रोग। ठीक, तो पहली जो बीमारी है उसका नाम है हेयर फॉल, या इसे अपन कहते हैं बालों का झड़ना। ठीक, समझना, हेयर फॉल के कारण ये जो विटामिन है इसे कहा जाता है हेयर फॉल विटामिन, B7 को, या इसी को शॉर्ट में कहा जाता है विटामिन H। H से क्या मतलब है, तो ये H स्टैंड फॉर हेयर फॉल, और हेयर फॉल मतलब बालों का झड़ना। अभी अपन ने देखा सल्फर जरूरी है ग्रोथ के लिए, बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है, तो यदि सल्फर कम है तो बाल झड़ने लगेंगे। इसलिए विटामिन B7 का दूसरा नाम जो है, उसे अन्य जिस नाम से जाना जाता है वो होता है विटामिन H। जैसे अपन पढ़े थे विटामिन G2 में, विटामिन B2 जब अपन पढ़ रहे थे तो अपन ने पढ़ा था कि जो विटामिन B2 है इसका एक और नाम है, इसे G2 के नाम से जाना जाता है, या इसे क्या कहते हैं, चिलोसिस विटामिन। बीमारी हो रही थी चिलोसिस, जिसमें होंठ के दोनों किनारे जो है फट जाते हैं,
तो वो जो बीमारी है चिलोसिस के कारण इसे चिलोसिस विटामिन कह रहे थे और इसे G2 के नाम से जाना जा रहा था। वैसे ही विटामिन B7 को कहा जाता है विटामिन H। फिर यदि अपन अगली बीमारी देखते हैं तो जो अगली बीमारी है वो होती है पैरालाइसिस, पक्षघात, या जिसे अपन क्या कहते हैं लकवा रोग, पैरालाइसिस। फिर एक और बीमारी होती है जिसे अपन कहते हैं डर्मेटाइटिस। डर्म से समझ में आ रहा है? डर्म का मतलब होता है स्किन, त्वचा, इसलिए स्टडी ऑफ स्किन, त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी, और उसका जो डॉक्टर है उसे कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। तो डर्मेटाइटिस को हिंदी में अपन क्या कह देंगे? चर्म रोग। ये सब बीमारियां हैं जो किसकी कमी से होते हैं? विटामिन B7। लेकिन जो आपको सबसे अच्छे से सबसे ज्यादा याद रखना है वो याद रखना है हेयर फॉल या बालों का झड़ना। इससे आपको ये भी याद रखना है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? विटामिन H। ठीक, उम्मीद करता हूं मैं यहां पर आप विटामिन B6 B7 को समझ गए होंगे। आने वाली वीडियो में हम बचे हुए विटामिन मिनरल्स ये सब धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। आप पढ़ाई करते रहें, मॉक टेस्ट लगाते रहें, तैयारी करते रहें। आपको कोई भी समस्या हो, कोई सुझाव आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। हमारे चैनल से संबंधित जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।